सो है एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा हमें। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ यूपी होमगार्ड की नई भर्ती का जीके जीएस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊंगी। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और आपको एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, रामगुप्त से, स्कंदगुप्त से, या फिर चंद्रगुप्त से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, ये क्या है? तो ये एक शिलालेख है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? तो यह देखिएगा, ये शिलालेख है, शिलालेख है, ठीक है। और ये जो शिलालेख है ना, याद रखिएगा, ये शिलालेख जो है इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है, ठीक है ना। ये किस पे अंकित है? इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है। और हरिसेन जो है, ये जो आपके जो है इलाहाबाद के स्तंभ पर जो अंकित है, ये हरिसेन है, जो कि ये किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। क्यों संबंधित है ये? क्योंकि ये हरिसेन जो है ना, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो हरिसेन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हरिसेन, ठीक है। तो ये कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्होंने ही, याद रखिएगा, ये जो है संस्कृत में जो है, याद रखिएगा, ये जो स्तंभ पर जो अंकित है इलाहाबाद के स्तंभ पर, ये संस्कृत में लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये शिलालेख जो है किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा, संस्कृत में लिखा था। तो इसके बाद जो है प्रश्न एक बार पूछा गया था कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण जो है ये कहाँ मिलता है? तो जो आपका इलाहाबाद स्तंभ है ना, ये इलाहाबाद स्तंभ, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसमें जो है, याद रखिएगा कि इसमें जो समुद्रगुप्त की है ना वीरता, विजय अभियान, जो उनकी प्रशासनिक नीति थी, उनका वर्णन किया गया, ठीक है। तो इलाहाबाद स्तंभ पर जो है, याद रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है ना। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसमें क्या था? इसमें समुद्रगुप्त की वीरता, समुद्रगुप्त की वीरता, वीरता हो गया, विजय अभियान और प्रशासनिक नीति का वर्णन करती है, ठीक है ना। और प्रशासनिक नीति का, और प्रशासनिक नीति का वर्णन करती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका जो शासनकाल था समुद्रगुप्त का, वो था आपका 335 से 375, 335 से 375 ईस्वी तक, ठीक है। ये इनका शासनकाल था। इसके बाद याद रखिएगा कि इनके समय जो राजधानी थी, वो कहाँ थी? समुद्रगुप्त के समय राजधानी, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के समय राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है वीणा बजाने में जो है बहुत ज्यादा निपुण थे, यानी कि ये वीणा वादक थे। वीणा बजाने का इन्हें शौक था, ठीक है। वीणा बजाने का शौक था। इसके बाद आपको याद रखना है, ये साहित्य के संरक्षक भी थे,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त जो थे, यहाँ गुप्त से ये स्पष्ट हो जाता है कि याद रखिएगा ये कौन से वंश से, गुप्त वंश से थे। और चंद्रगुप्त जो थे ना, ये इनके पिता थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त जो थे, याद रखिएगा ये जो है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भूजल स्तर निम्न, ऑप्शन बी कंकरीली मिट्टी, ऑप्शन सी दलदली क्षेत्र, या ऑप्शन डी लावा मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, ये ऑप्शन ये जो बोल रहा है कि भूजल स्तर निम्न होता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये सही नहीं है, क्योंकि भूजल स्तर जो होता है ना, उच्च होता है, ठीक है। ये निम्न नहीं होता है, ये निम्न नहीं होता है, ये क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कंकरीली मिट्टी, तो कंकरीली मिट्टी नहीं होती है यहाँ पे, जो है ना आपका, याद रखिएगा मिट्टी जो है नम होती है यहाँ की, और उपजाऊ होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? तो याद रखिएगा मिट्टी नम होती है और उपजाऊ होती है। मिट्टी नम होती है और उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे दलदली क्षेत्र बोला है, तो हाँ ये सही है, ठीक है ना। ये वाला कथन जो है ये सही है, दलदली क्षेत्र होता है। और यहाँ पे जो है ना, खासकर यहाँ पे घास वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ऑप्शन जो हमारा जो है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलदली क्षेत्र। और रही बात लावा मिट्टी की, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लावा मिट्टी जो है, याद रखिएगा ये आपका ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना, तराई क्षेत्रों में नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे पाई जाती है? ज्वालामुखी क्षेत्रों में, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसे आपको नोट करते हुए चलना है। जैसे तराई क्षेत्र के बारे में, तो तराई क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है कि तराई क्षेत्र जो है, याद रखिएगा ये हिमालय की है ना तलहटी में स्थित है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये आपके हिमालय के तलहटी में स्थित है। तराई क्षेत्र हिमालय के तलहटी, तलहटी में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यहाँ की मिट्टी जो है नम होती है और उपजाऊ होती है। और जब नम और उपजाऊ है, तो इसका मतलब है कि ये कृषि और वन्य जीव जो है ये दोनों के लिए उपयुक्त होगी। यहाँ पे जो है हरी भरी होगी, ठीक है ना। और मिट्टी उपजाऊ है, तो यहाँ पे फसल अच्छे होते होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है मिट्टी उपजाऊ है, तो यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है, ज्यादा प्रचुर मात्रा में होती है? तो यहाँ पे अगर मैं तराई क्षेत्रों की बात करूँ, तो यूपी का जो तराई क्षेत्र है ना, जैसे धान, उसके बाद हो गया गन्ना, उसके बाद याद रखिएगा गेहूँ, ठीक है ना, गेहूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे जो फसल होते हैं ना, ये प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है कौन कौन सी नदियाँ जो है यहाँ बहती है। तो अगर मैं नदियों के बारे में बात करूँ, तराई क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर जो है ना घाघरा नदी, गोमती नदी, गंडक नदी, ये सारी जो नदी है ना यहाँ से बहती है, ठीक है ना। तो घाघरा नदी, घाघरा, गोमती और गंडक नदी, गंडक नदी, ठीक है ना। और भी सारी नदियां हैं, ठीक है ना। ये सारी नदियां जो है यहीं से बहती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नदियां, घाघरा, गोमती, एक और याद रखिएगा शारदा, गंडक, नदियां बहती है यहाँ से, ठीक है, बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में जो है, याद रखिएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, बहराइच है, या फिर सोनभद्र है।
तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो आपका सोनभद्र है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो राज्य के है ना आपके दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। राज्य के दक्षिण राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। हिस्से में स्थित है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो सोनभद्र है ना ये आपके जो कैमूर पर्वत श्रृंखला से भी घिरा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये सोनभद्र जो है ये आपके विंध्याचल और कैमूर पर्वत से घिरा हुआ है, और कैमूर पर्वत से घिरा है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ये आपका जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है ना, तो यहाँ पे भी जो वन है वो है लेकिन सोनभद्र से कम है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पीलीभीत के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा पीलीभीत को है ना बांसुरी नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बांसुरी बांसुरी नगर किसे कहा जाता है, तो बांसुरी नगर जो कहा जाता है ना वो पीलीभीत, यूपी का जो पीलीभीत जिला है ना उसे कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए भी प्रसिद्ध है पीलीभीत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो पीलीभीत जो है यूपी का ये पहले रोहिलखंड का हिस्सा था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहले किसका था, रोहिलखंड का हिस्सा था, ठीक है। हिस्सा था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, संसद या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपका संविधान के अनुसार अगर हम बात करें, आर्टिकल आपका जो 53 है उसके अनुसार, तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अनुच्छेद 53 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है जो भी सभी कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो जो है ना अपने नाम पर करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो गई, या मंत्रिपरिषद की सलाह से ये लोग कोई काम करते हैं, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिएगा सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कार्यपालिका में बहुत लोग प्रधानमंत्री पे करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद संसद। अब बहुत लोगों को संसद लगेगा, तो संसद भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि संसद जो याद रखिएगा ये विधायिका का अंग होता है, कार्यपालिका का नहीं, ठीक है। तो विधायिका का अंग अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे आंसर हो जाता है संसद, ठीक है ना। तो संसद जो है याद रखिएगा विधायिका का अंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये न्यायपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। न्यायपालिका का प्रमुख होता है। न्यायपालिका का प्रमुख होता है।
आप थोड़ा-सा हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, तो राष्ट्रपति के बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी शक्तियों के बारे में, ठीक है? तो आपका इतना कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास एक होता है आपका कार्यपालिका शक्ति, ठीक है? कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, तो कार्यपालिका। इसके बाद दूसरा याद रखिएगा विधायी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है। इसके बाद याद रखिएगा न्यायिक शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन-सा होता है आपका आपातकालीन शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद याद रखिएगा और कौन-सा होता है सैन्य होता है, ठीक है ना? सैन्य। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है आपके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? तो देखिए कार्यपालिका समझते हैं। तो कार्यपालिका में आपको याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ये सब आपका कार्यपालिका हो गया। उसके बाद विधायी की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो लोकसभा का आप सुनते हो लोकसभा को भंग करना, ठीक है ना? या कोई भी विधेयक पर हस्ताक्षर करना, तो ये कौन-सी शक्ति में आ जाएगा? ये विधायी शक्ति में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद न्यायिक शक्ति की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इनको जो है क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? तो इन्हें जो है ये क्षमादान शक्ति है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा? न्यायिक आ जाएगा। आपातकालीन शक्तियाँ, तो आपातकालीन से यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे राज्य और जो विधि आपातकाल की घोषणा जो है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सारी शक्तियाँ हो गई। तो ये सारी शक्तियाँ होपफुली आप समझ पाए होंगे, ठीक है? बाकी आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 भौतिक प्रदेशों में फैला हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 भौतिक प्रदेशों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी सोनभद्र या फिर ऑप्शन डी चित्रकूट। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, ये 3 जो भौतिक प्रदेशों में जो है बटा हुआ है, यानी फैला हुआ है। तो 3 भौतिक प्रदेश में कौन-कौन सा 3 भौतिक प्रदेश हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका पठारी क्षेत्र, ठीक है? पठारी क्षेत्र में इसके बाद जो है दूसरा कौन-सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मैदानी क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा आपका वन क्षेत्र, ठीक है? अब देखिए, जो पठारी क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, तो पठारी क्षेत्र मतलब कि यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि यहाँ पे विंध्यन और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है जस्ट कुछ टाइम पहले कि उत्तर प्रदेश जो है याद रखिएगा ये आपके विंध्याचल पर्वत और कैमूर पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक है? तो पठारी क्षेत्र में आपको याद रखना यहाँ पे जो है विंध्यन पर्वत और कैमूर पर्वत है, विंध्य और कैमूर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? और कैमूर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में आपका आ जाएगा जैसे कि गंगा और सोन नदियों के किनारे जो है, यहाँ पे क्या है उपजाऊ मैदान है जो आपका मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है? तो गंगा और सोन नदियों के किनारे कौन सा है? उपजाऊ मैदान है। गंगा और सोन नदियों के किनारे उपजाऊ मैदान है, ठीक है? इसके बाद अब वन क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये घने जंगल और खनिजों से जो है बहुत ज़्यादा भरपूर है। तो ये 3 क्षेत्र में, ठीक है? तो सोनभद्र जो है याद रखिएगा ये आपका जो है अभी ये भी प्रश्न आया था आपके अभी कुछ टाइम पहले कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन-सा है? तो सोनभद्र ही है, तो वन क्षेत्र है यहाँ पे। तो याद रखिएगा घने जंगल और खनिज संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है ये आपका। घने जंगलों और खनिज संसाधनों से खनिज संसाधनों से
भरपूर जिला है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा सोनभद्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये है ना आपका अलग होकर बना है। किससे? मिर्जापुर से अलग होकर बना है। तो याद रखिएगा 1989 में मिर्जापुर से अलग होकर बना था। अलग करके जो है इसे बनाया गया था। ठीक है। मिर्जापुर से मिर्जापुर से अलग बना था ये जिला। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये आपका उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला। यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसे जो है ना ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा यूपी का जो सोनभद्र जिला है यहाँ पे आपको याद रखना है इसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 2005, 2009 या फिर 1986। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो अधिनियम हुआ था, इसी अधिनियम के तहत जो है आपका जब ये लागू हुआ था तभी जाकर आपका राष्ट्रीय उद्यान वगैरह जो वन्य जीव अभयारण्य वगैरह है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? यानी ये अधिनियम लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। उद्देश्य, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था वो था वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके जो प्राकृतिक आवास क्या है ना उनका संरक्षण करना। ठीक है। तो याद रखिएगा वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, ठीक है। तो ये जो अधिनियम लाने के पीछे ये इसका ये उद्देश्य था। और याद रखिएगा कि इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था? अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान, और वन्य जीवों की स्थापना हुई। वन्य जीवों वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई। ठीक है। अभयारण्य की स्थापना हुई। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो अधिनियम आया गया था, इसी अधिनियम के बाद जो शिकार वगैरह पे जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो यही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था जिसके तहत जो है शिकार वगैरह पे प्रतिबंध लगाया गया। जो आपके जितने भी संकट ग्रस्त जो प्रजातियां थी उनके संरक्षण के लिए जो है अनुसूचियां बनाई गई। तो इसमें जो है ना समय समय पर इस पर संशोधन होता रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखिए जैसे 2002 में भी संशोधन हुआ था जिसमें उस संशोधन में क्या था कि जो पर्यावरण अपराध थे उनको उनके दंड को जो है और मतलब कि कठोर किया गया था। तो इसी तरीके से इसमें संशोधन होता रहता है। ठीक है। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका जो है किस अनुसूची में आता है, यानी इस पे कौन कानून बना सकता है? सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दोनों? ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपके समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में क्या होता है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो समवर्ती सूची का विषय, तो पहले ये राज्य सूची का विषय था लेकिन अभी जो है जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उन संशोधन के तहत जो है ये आपके राज्य सूची से समवर्ती सूची में से कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है। तो समवर्ती सूची का विषय है, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
इसके बाद जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा आपका 1986। तो 1986 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है ना आपको कौन सा अधिनियम लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो इसके बाद हम बात करते हैं 2009 की। तो 2009 में कौन सा अधिनियम आया था? तो 2009 में जो है आपका याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्शन ए स्थानीयता पे, बॉयल का नियम पे, गुरुत्वीय बल पे, या फिर पृष्ठीय तनाव पे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉल पेन जो है ये आपके पृष्ठीय तनाव पर जो है काम करता है। पृष्ठीय तनाव मतलब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पेन की नोक पर जो है एक छोटी जो है ना क्या होती है, एक मतलब छोटा सा एक आप गेंद टाइप का देखते होंगे, वो लगा होता है। ठीक है ना, जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, वो बॉल घूमता है। तो उस वो जो बॉल घूमता है तो उस पे जो इंक आता है ना, वो पृष्ठीय तनाव होता है। यानी पृष्ठीय तनाव सिंपली अगर मैं कहूँ तो याद रखिएगा कि जब बॉल घूमती है और कागज पे जो वो हम लिखते हैं, तो क्या होता है, पृष्ठीय तनाव जो है ना वो टूट जाता है। ठीक है ना, और जब पृष्ठीय तनाव टूटता है ना, तो जो स्याही होता है वो पेन की जो नोक होती है ना, पेन की जो यहाँ पे नोक होती है ना, यहाँ पर आता है, और फिर जो है ना वो मतलब कि नियंत्रित होकर धीरे-धीरे वो मतलब लिखावट बनती है। ठीक है? तो याद रखिएगा ये कौन से तनाव पे? तो ये पृष्ठीय तनाव पे। ठीक है ना? जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो आपका स्थायित्व होता है, यानी कि जो है आपका इसमें क्या होता है, ये आपका गति से संबंधित है। ठीक है? ये आपका किससे संबंधित है? गति से। गति से इसका संबंध है। बॉयल के नियम की अगर मैं बात करूँ तो बॉयल का नियम जो है ना, ये गैसों के दबाव और आयतन से संबंधित है। ठीक है? गैसों के दबाव यानी कि प्रेशर और मास, सॉरी, वॉल्यूम से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। आयतन से संबंधित है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल ये आपके जो है ना, ये उससे संबंधित नहीं है। ठीक है ना, ये आपके जो है बॉल के पेन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। होपफुली अब बॉल के पेन का आप समझ में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने अकबरनामा लिखा था? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार फैजी था, बीरबल था, अबुल फजल था, या फिर टोडरमल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा था, क्योंकि ये अकबर का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की थी। इसके बाद याद रखिएगा आईने अकबरी की जो है इन्होंने ही की थी। आईने अकबरी, अकबरी की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा फैजी। तो फैजी जो थे ना, याद रखिएगा ये अबुल फजल के भाई थे, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो अबुल फजल के भाई थे। ठीक है, इसके बाद टोडरमल की बात करूँ तो याद रखिएगा टोडरमल जो है, याद रखिएगा अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में आपको याद रखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनका शासनकाल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा मुगल वंश का ये तीसरा शासक था अकबर। ठीक है, मुगल वंश का तीसरा शासक। मुगल वंश का तीसरा शासक।
ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है शासनकाल। तो इनका जो शासनकाल था वो 1542 से 1605 तक था। ठीक है, 1542 से 1605 ईस्वी तक जो है, ईस्वी तक इनका शासनकाल था, शासनकाल। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी जो राजधानी थी ये आगरा थी, और इन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को भी बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी आगरा, आगरा से फतेहपुर सीकरी, और फिर फतेहपुर सीकरी से फिर आगरा। ठीक है, तो इनकी राजधानी ऐसे थी। तो पूछा जाता है कि अकबर ने जो है आगरा से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी, स्थानांतरित की थी राजधानी। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि इन्होंने जो है कौन सी नीति अपनाई थी, तो याद रखिएगा इन धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी। तो इसके लिए जो है कौन सी नीति, यानी सबके साथ शांति की नीति अपनाई थी, जिसे सुलूहे कुल कहा जाता है। ठीक है ना, सुलूहे कुल, सुलूह, सुलूह ए कुल की नीति अपनाई, की नीति अपनाई। ठीक है, तो ये जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ अपनाई, सबके साथ शांति। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है, और गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये उत्तर भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, उत्तर में बहती है। ठीक है, तो भारत की ये सबसे लंबी नदी हो गई, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525, 2525 किलोमीटर, सिंपल है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब आ जाते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो ये आपके भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद ये याद रखिएगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इस वजह से इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इस नदी की जो है लंबाई कितनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इसका जो उद्गम होता है गोदावरी नदी का वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उद्गम, तो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का जो जिला है नासिक जिला, वहां से होता है। ठीक है ना, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। ठीक है, पहले ये याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी पर्वत से। अब ब्रह्मगिरी पर्वत आपका कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिले से।
ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये बंगाल की खाड़ी में जो है कौन से कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के जो अंतर्वेदी है ना, अंतर्वेदी में जो है बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। तो याद रखिएगा ये जो नदी है गोदावरी नदी, ये आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। तो ये आप आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्यवगत का सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो व्यवगत का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स भी कहते हैं, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, या फिर हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसने जो लागू किया था, ये उस समय क्या था? तो भारत का ये गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल था उस समय। भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल था। और इसका जो शासन था वो कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 तक, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेंस ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत के तहत पूछा जाता है कि सबसे पहले इसने किसको मिलाया था। तो सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया था। और सतारा को इसने कब मिलाया था? तो 1848 में इसने सतारा को मिलाया था। उसके बाद जो है किसको मिलाया था? नागपुर को, ठीक है। नागपुर को मिलाया था 1853 में, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था, ठीक है ना। 1853 में। इसके बाद जो है मिलाया था झांसी को, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सारा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि सबसे अंतिम में किसको मिलाया था? तो अवध को जो है याद रखिएगा, अवध को सबसे अंतिम में मिलाया था, ठीक है। तो ये झांसी को कब मिलाया था? तो झांसी को मिलाया था 1854 में। और अवध को मिलाया था 1856 में। तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वेबकत का सिद्धांत क्या था? तो वेबकत का सिद्धांत वो था कि ये वो ऐसा जगह था जहाँ पे मतलब कि अ, जो मतलब कि उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था। तो पहले जो होता था कि उसका जो उत्तराधिकारी होता था वो राजा बनता था। तो जब मतलब कि और जिसके पास जो है उनका खुद का पुत्र नहीं होता था तो वो गोद ले लेते थे और उसी को है ना उत्तराधिकारी बना लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। इसके कहने का ये मतलब था कि अगर आपका खुद का पुत्र है तो उसका उस राज्य का जो है ना उत्तराधिकारी बनेगा। अगर खुद का पुत्र नहीं है उनका खुद का, तो फिर उनको जो है ना वो जो जगह होता था उसको ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। तो यही था व्यवगत का सिद्धांत, ठीक है ना, जो इसने शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बाद जो है याद रखिएगा इसी के समय जो है पहली जो यात्री वाली ट्रेन थी वो चली थी मुंबई से ठाणे तक। तो ये भी याद रखिएगा, पहली ट्रेन चली थी इसी के समय। पहली ट्रेन चली और ये ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी, ठीक है ना। और यात्री ट्रेन चली थी और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखिएगा बॉम्बे से थाना तक, बॉम्बे से ठाणे तक, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसने डाक व्यवस्था शुरू की, ठीक है। डाक व्यवस्था शुरू की। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जैसे समवर्ती सूची जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी जो है ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया, ठीक है। व्यापार
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जैसे कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या-क्या लिया गया है तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ की अवधारणा, अवशिष्ट शक्तियाँ, शक्तियाँ। तो ये लिया गया है आपके कनाडा के संविधान से, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा राज्यपालों की जो नियुक्तियाँ होती हैं वो भी कनाडा के संविधान से है। राज्यपालों की नियुक्तियाँ, नियुक्ति। इसके अलावा आपको याद रखना है संघीय व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है आपका जो मौलिक अधिकार हो गया वो, मौलिक अधिकार। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये सारे जो लिए गए हैं वो कहाँ से, ये अमेरिका के संविधान से। इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है ना। तो याद रखिएगा के सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जो आपका जिम कार्बोनेट है ना, ये उत्तराखंड का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम जो है ना ये नहीं था, जिम कार्बोनेट नहीं था। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और याद रखिएगा जब इसकी स्थापना हुई थी तो नाम क्या था, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क था। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बाद में जो है इसका नाम क्या पड़ा था, बाद में जो है ना जिम कार्बोनेट जो पड़ा था ये नाम बाद में पड़ा था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तो यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहीं पे, यहीं से जो है आपका, यहीं से 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और ये उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के कौन से ये जिले में है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है ना वहाँ है। ठीक है। तो नैनीताल जिले में, नैनीताल। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये बंगाल टाइगर वगैरह के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, स्थापना। ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है। और याद रखिएगा ये उत्तराखंड के आपके कौन से जिले में, चमोली जिले में। ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के चमोली जिले में, चमोली जिला।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी आपके उत्तराखंड के चमोली ज़िला में, और इसे 1988 में जो है यूनेस्को में जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1988। ठीक है, 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। और जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 1983 में। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के 9 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 या फिर 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके भारत के जो है आपके कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो है ना, मान लेते हैं ये भारत का मैप है। तो मैप तो मेरे से उतना अच्छा नहीं बनता है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ। होपफुली थोड़ा सा तो अच्छा बन ही सकता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ से आपका जो है कर्क रेखा गुजरता है बीचों बीच से। तो यहाँ पे जो है ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा राज्य आ जाएगा, तो इसमें जो आता है, तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा ये हो गया आपका। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका कौन सा है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा, पहला राजस्थान। इसके बाद याद रखिएगा गुजरात। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। इसके बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना और कौन सा हो जाएगा आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपका हो जाएगा ये त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे आपका मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, तो ये टोटल 8 जो है ना राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आपका कर्क रेखा है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये रेखा जो है ना भारत को 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत भारत के 2 जलवायु क्षेत्रों में, 2 जलवायु क्षेत्रों को में बांटती है। क्षेत्रों में बांटती है। ठीक है, तो कौन कौन सा 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है, तो पहला हो जाएगा आपको याद रखना है उत्तर का जो होता है वो समशीतोष्ण क्षेत्र होता है, और दक्षिण का जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना, ये दो ये देख रहे हैं, ये दो इसमें बांटा है। एक क्षेत्र आपका इधर आ जाएगा, और एक क्षेत्र आपका इस साइड आ जाएगा। तो जो इस साइड वाला क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, इस साइड वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बांटता है। ठीक है, और दूसरा आपका किस में बांटता है, दूसरा आपका ये वाला क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र किस में बांटता है, तो ये वाला बांटता है आपका जो उत्तर में होता है वो समशीतोष्ण क्षेत्र। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्षेत्र में बांटता है। ठीक है, तो ये दो इसमें बांटता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि जो भारत की जो ये रेखा है, भारत की जो ये कर्क रेखा है, ठीक है ना, तो इस कर्क रेखा की जो है लंबाई कितनी है। ठीक है, रेखा की लंबाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा की लंबाई लिख देती हूँ, ऐसा ना आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए कर्क रेखा लिख दी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा में जो है याद रखिएगा, जो उत्तर में जो है ना सर्दियाँ अधिक होती है, यानी कि आपको याद रखना है कि जो समशीतोष्ण होता है, ये उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाले क्षेत्र में क्या होगी, ठंडी अधिक होगी। ठंडी अधिक होती है।
ठंडी अधिक होगी। और जो दक्षिण में होता है ना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे कैसा, यहाँ पे उष्ण कटिबंधनीय जो है आपका, यहाँ पे एक उष्ण कटिबंधनीय, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये सही नहीं लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंधनीय। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्रों में बांटती है, तो ये आपको याद रखना। इसके बाद आप याद रखिएगा कि जो आपका कर्क रेखा है, ये कितने पे उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है। ठीक है, तो बास्केटबॉल में जो एक फ्री थ्रो होता है, ये कितने अंकों का होता है, तो ये जो होता है ना, ये आपके 1 अंक का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होता है। अब देखिए, फ्री थ्रो क्या होता है, यानी कि ये तब दिया जाता है जब जो विरोधी टीम द्वारा जो है ना फाउल किया जाता है। फाउल मतलब क्या होता है कि ये पहले तो ये लिख लीजिए कि ये फ्री थ्रो कब दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये तब दिया जाता है जब विरोधी विरोधी टीम द्वारा फाउल किया जाता है। विरोधी टीम द्वारा फाउल किया जाता है। फाउल किया जाता है। अब फाउल किया जाता है मतलब, अब बहुत लोग यहाँ पे फाउल नहीं समझेंगे। तो फाउल मतलब क्या हो जाता है कि जब जो विरोधी टीम होता है, तो जब हम जो बास्केटबॉल में जो बॉल फेंका जाता है, तो उसमें धक्का दे देना या उसे गिरा देना, तो ये सब जो होता है ना, ये फाउल उसमें कहा जाता है। ठीक है ना, तो वो जो होता है ना, वो फाउल होता है, तो उसी की वजह से जो है ना, इसमें 1 अंक मिलता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि खिलाड़ी को जो है, अगर मैं बात करूँ कि जो बिना रुकावट के, ठीक है ना, मतलब कि जो निर्धारित जो रेखा होती है, वहाँ पे जो है गेंद डालने का उनको मौका मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री थ्रो कहते हैं। ठीक है ना, तो फ्री थ्रो पर जो है 1 अंक मिलता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि 2 अंक इनको कब मिलते हैं, तो 2 अंक तब मिलते हैं जब खिलाड़ी जो है कोर्ट के अंदर से जो है जो है जनरल मतलब सामान्य शॉट लगाता है, तब इन्हें 2 अंक मिलते हैं। और 3 अंक इन्हें कब मिलते हैं, जब खिलाड़ी 3 बिंदु रेखा के बाहर जो है, बाहर से शॉट लगाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। 2 अंक इन्हें कब मिलते हैं, जब खिलाड़ी जब खिलाड़ी कोर्ट के अंदर जब खिलाड़ी कोर्ट के अंदर से शॉट लगाता है, शॉट लगाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इन्हें 3 अंक कब मिलता है, तो 3 अंक तब मिलता है जब खिलाड़ी 3 बिंदु रेखा के बाहर से शॉट लगाता है। जब खिलाड़ी 3 बिंदु रेखा के बाहर से शॉट लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट बार्कर ने जो है इन्हें संविधान की कुंजी कहा था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो है ना, ये एक ब्रिटिश राजनैतिक विचारक थे, आपके अर्नेस्ट बार्कर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इनकी जो इनकी जो एक ग्रंथ थी, कौन सी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी थी, उसमें जो है इन्होंने कहा था। ठीक है ना, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड है, जो कि जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, तो ये सारी चीजों की वजह से जो है इन्हें संविधान की मतलब कि कुंजी कहा था, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना में जो अगर मैं बात करूँ, तो कितनी बार संशोधन हुआ है, तो 1 बार संशोधन हुआ है। 1 बार संशोधन हुआ था। ठीक है, और 1900
76 में। और 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला आपको याद रखना है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद याद रखिएगा समाजवादी और अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़ा गया था जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो कौन सी भाषा जो उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? उर्दू, अवधी, बुंदेली या फिर बघेली? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं कौन सी दो राजभाषा है? तो एक है आपका हिंदी और दूसरा है आपका कौन सा? हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू। तो जो आपका जो हिंदी है ना इसे ये जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा है, तो इसे 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, प्रथम राजभाषा। और इसे 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, और जो आपका जो ये उर्दू है ना, तो उर्दू जो है याद रखिएगा ये हो गया आपका द्वितीय राजभाषा। द्वितीय राजभाषा। और उर्दू को कब अपनाया गया था? तो जो उर्दू था ना इसे 1989 को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था, तो 1989 में अपनाया गया। अपनाया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तारकेश्वरी सिन्हा, सुचेता कृपलानी, मायावती या फिर विजयलक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो है ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश में जो है ये पद संभाला था। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो अगर सुचेता कृपलानी की अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ, कार्यकाल, ठीक है, तो इनका कार्यकाल था 1963 से 67 था। 1963 से 1967 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि मायावती, तो मायावती भी मुख्यमंत्री थी, तो ये बहुत बार मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, तो मायावती भी जो है ये मुख्यमंत्री थी। ठीक है, इसके बाद जो है विजय लक्ष्मी पंडित की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये राज्यपाल थी, राज्यपाल। और जो तारकेश्वरी सिन्हा थी ना, तारकेश्वरी सिन्हा, तो याद रखिएगा ये कौन थी? ये सांसद थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है ना ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। ठीक है ना, ये जो है अगर मैं बात करूँ तो ये उप मुख्यमंत्री भी थी, तो ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। पहली महिला उप मुख्यमंत्री, उप सॉरी उप मंत्री, मुख्यमंत्री कह रही हूँ, उप मंत्री। ठीक है ना, इसके बाद याद रखिएगा कि जो मायावती थी ना ये पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहली दलित महिला मुख्यमंत्री तो मायावती थी। पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 1995 में भी थी, 1997 में भी थी, 2002 में भी थी, फिर 2007 से 2012 तक जो है ये मुख्यमंत्री थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा कोलार, झरिया, बोकारो या फिर मुंबई हाई। तो आपका ऑप्शन जो है ना
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई है। ठीक है, देखिए कोलार जो पड़ता है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। झरिया जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो झरिया आपका झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। इसके बाद बोकारो जो है ये आपका झारखंड में, और ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहले जो है ना यहाँ पे जो है कर्नाटक में बहुत बड़ा सोना था का ये था, खदान था, जो कि अब नहीं है। ठीक है, बोकारो जो है यहाँ पे आपका कोयला और स्टील प्लांट है, और झारखंड में आपका जो है कोयला है, और मुंबई हाई में जो है ये आपका कच्चा तेल का जो है सबसे बड़ा ये है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो संचालन जो है यहाँ पे जो है वो कौन करता है, तो इसका संचालन ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा जो है इसका किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि तेल निष्कर्षण इसका जो है संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन होता है ओएनजीसी द्वारा, ओएनजीसी द्वारा। ठीक है, ओ ऑयल एंड इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑयल ऑयल एंड नेचुरल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो याद रखिएगा, अगर मैं जो भारत के कुल कच्चा तेल का उत्पादन जो होता है उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो यहीं से इसका जो है प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आप पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो गांधी इरविन समझौता जो है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका रॉलेट आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा को आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये तो आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था ये आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 में हुआ था, इसी को स्थगित करने के लिए 1931 में जो है ना ये हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि गांधी और इरविन के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है कितने शहरी निकाय हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 915 जो है शहरी निकाय है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो शहरी निकाय होते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, ये क्या होता है, स्थानीय प्रशासन हो गया या फिर नागरिक सेवा जो हो गए, उसके लिए जो है ये गठित किए जाते हैं। और इसको जो है ना तीन जो है इसका जो है ना वर्गीकरण जो होता है वो 3 श्रेणियों में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका वर्गीकरण वर्गीकरण 3 श्रेणियों में होता है। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण 3 श्रेणियों में होता है, तो कौन कौन सी श्रेणियों में, तो एक हो गया आपका नगर निगम, दूसरा हो गया नगर पालिका परिषद, और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया नगर पंचायत। ठीक है,
तो जो नगर निगम होता है इसमें जो है 17 होते हैं, और जो नगर पालिका परिषद होता है इसमें 2 होता है, और नगर पंचायत जो जो मतलब कि छोटा-मोटा जो नगर होता है उसके लिए, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो नगर निगम में जो है यहाँ पे जो है याद रखिएगा, जो सबसे नया नगर निगम है वो कौन-सा है? तो शाहजहाँपुर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो प्रश्न अगर आपसे ये पूछे कि सबसे नया नगर निगम, ठीक है? तो सबसे नया नगर निगम कौन-सा है? तो याद रखिएगा, अ, शाहजहाँपुर, शाहजहाँ शाहजहाँपुर, ठीक है ना? और याद रखिएगा ये कौन सा नगर निगम है? तो याद रखिएगा ये 17वां नगर निगम है, 17वां नगर निगम, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? तो गाइज़ आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव था, आपको थोड़ा-सा भी चीज़ें समझ आई है, तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। आप यहाँ तक पहुँचे, यही आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक आपको जो है चीज़ों को खुद से पढ़ना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अभी क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि फ़ोन आप यूज़ करते हैं और फिर फ़ोन आ जाता है या फिर कोई चीज़ होता है, आप यूज़ करने लगते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अगर आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक पहुँचे कंटिन्यूअसली देखने के बाद यहाँ तक आप पहुँचे, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड मैं ऐसे-ऐसे लोगों का मैं हमेशा चाहती हूँ कि सिलेक्शन हो। तो आप सभी जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, मैं तो जैसे कि मैंने यूपी होमगार्ड करा है, तो आप लोग भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ का तैयारी करें। आप लोग भी जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, कोशिश करिए उसमें फॉर्म अप्लाई करें और उसका प्रिपरेशन करें, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें और अपना-अपना सिलेक्शन लें। तो चलिए, यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट में कुछ भी लिखिएगा, बस मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।